हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी मेरे मित्रों को जो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। उन सभी को आज मैं थोड़ा सा कुछ एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ और पिछले टॉपिक पे जो हमने चर्चा करी थी उसी के आगे का टॉपिक है दोस्तों। और ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, जिसका टॉपिक का नाम है भारत की नदियाँ। देखिए दोस्तों, आज हम इस पूरे लेक्चर में जो भी हमारा टाइम लेक्चर जितना भी समय लगेगा, भारत की पूरी नदियाँ कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि भारत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नदियों से पूछे जाते हैं। क्योंकि टेट के एग्जाम में जो नया सिलेबस ऐड हुआ है वो भारत की नदियां ऐड हो गई हैं। आप अध्यापक लिखित परीक्षा का एग्जाम देते हैं, उसमें भारत की नदियां जरूर पूछी जाती हैं। आप रेलवे का देते हैं, उसमें एसएससी दीजिए आप, उसमें भी पूछी जाती है। यानी तरह तरह के एग्जाम दीजिए, वीडियो दीजिए, एसआई का दीजिए, पुलिस का दीजिए, इन सभी में कहीं ना कहीं ये नदियां हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बिल्कुल एकदम पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, हिलिएगा नहीं, और सारे क्वेश्चन मैं एक एक करके आपको सारे यहाँ पर समझा दूंगा। मेथड बस ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे एक एक करके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आगे कुछ इसमें से ऐड कर रहा हूं अतिरिक्त, आप देख लीजिएगा। कुछ ये सिस्टम मैंने आपके सामने बनाया हुआ है लाइक दिस। और दोस्तों ये जो मैंने बनाया हुआ है ये हमारा है, इसको मैं एक नाम से ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत है। तो दोस्तों ये है हमारा हिमालय पर्वत, और आप देख सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर से यहां से जाता हुआ इधर तिब्बत में भी आता है कुछ हिस्सा, और फिर आगे आके भारत में फिर ये आगे मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए लेट्स स्टार्ट, और बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, सारी चीजें आपके सामने अभी मैं क्लियर करके एक एक क्वेश्चन बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्लेस होता है, ये प्लेस है जिसको हम कहते हैं मानसरोवर। मानसरोवर, ये दोस्तों मानसरोवर जो प्लेस है, यहां से सबसे पहली नदी हमारी निकलती है। आप देखिएगा कुछ यू स्ट्रक्चर में, और आके यहां पर गिर जाती है। और इधर हमारा है दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम ही होगा, इधर हमारा है अरब सागर, और इधर हमारा है बंगाल की खाड़ी। इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो दोस्तों ये तो पहली नदी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज मिस कर रहा था, वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि भारत में जो नदियां हैं ये दो प्रकार की पाई जाती हैं। सबसे जो पहली होती है इसको कहते हैं हिमालयी नदियां। जो हिमालयी नदियां होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और दूसरी जो होती हैं ये प्रायः द्वीपीय नदियां होती हैं। प्रायः द्वीपीय नदियां। तो हिमालय नदियां सबसे पहली जो मैं बात कर रहा हूं, चर्चा जो मैंने स्टार्ट किया वो हिमालय से स्टार्ट किया, यानी हिमालय की पहली नदी आपने देख ली कि ये हमारी नदी है जो यहाँ से देखिए निकलती है, तिब्बत से होते हुए चाइना को टच करते हुए जम्मू कश्मीर में आती है, फिर उसके बाद ये इधर पाकिस्तान से होते हुए ये हमारी अरब सागर में गिर जाती है। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि ये नदी जो है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। लगभग यहां से दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, ये सिंधु नदी है और यहां से ये निकलती है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है वो यहां से भी बनते हैं, मैं आपको बता देता हूं। 1 2 3 4 और 5, ये 5 नदियां यहां पर भी आपको देखनी पड़ेंगी। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, क्योंकि ये सहायक नदियां कही जाती हैं। और ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये है हमारी जो अभी आपने नदी देखी है सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियां हैं। तो सबसे शुरू में ऊपर होती है झेलम नदी। दोस्तों ये यहाँ पर झेलम है। पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा तो थोड़ा सा बेहतर होगा, समझ पाने में आपको और अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो झेलम नदी है। दूसरी हमारी होती है चेनाब नदी, जो कि ये भी जम्मू कश्मीर में ही होती है। इसके बाद दोस्तों अगर और आगे हम बात करें तो चेनाब के बाद आती है रावी, उसके बाद आती है हमारी व्यास नदी, और एक नदी आपकी इधर आ गई है, छूट गई है, व्यास नदी। और एक नदी हमारी आती है जिसको हम अंतिम वाली को कहते हैं सतलज। थोड़ा सा मार्कर मोटा होने की वजह से हो सकता है आपको दिखाई ना पड़ रहा हो, पर फिर भी मैं एक बार नाम सभी के बता देता हूं। सबसे पहले झेलम, चेनाब, रावी, व्यास नदी और सतलज नदी। तो दोस्तों टोटल ये 5 नदियां इधर हैं, और एक ऊपर हमारी सिंधु नदी है। तो टोटल यहाँ से ये जो जलधाराएं जाती हैं सिंधु में जाके मिल जाती हैं जाके। तो प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जलधाराएं जो है, ये कौन कौन सी सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। तो दोस्तों ये 5 नदियां बिल्कुल याद रखिएगा, पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है। फिर इसके बाद दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे मुझे चर्चा करनी है, जिसका नाम है सिंधु समझौता। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु समझौता, या जिसे हम सिंधु जल बंटवारा के नाम से भी जानते हैं, इसे सिंधु जल बंटवारा के नाम से भी जानते हैं। और ये सिंधु जल बंटवारा हमारा पाकिस्तान और
भारत के बीच में है ये बंटवारा। इसके लिए विश्व बैंक जो मध्यस्थता की थी 1960 ईस्वी में ये बंटवारा हुआ था। और इस बंटवारे के तहत एक बात बोली गई थी, ये ऊपर की 3 नदियां आप देख रहे हैं दोस्तों और नीचे की 3 नदियां, तो बिल्कुल इनको ध्यान रखिएगा कि सिंधु, झेलम और चेनाब, यानी जो सिंधु है, झेलम है और चेनाब है, इसका लगभग 80% वाटर, 80% जल जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा और जो बचा हुआ 20% वाटर होगा वो यूज करेगा भारत। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन क्या बनता है आप समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो आपका यही निकलता है कि ये जल बंटवारा जो है किस प्रकार से है। तो इसमें दोस्तों देखिए 1960 में हुआ, ये विश्व बैंक की मध्यस्थता पर हुआ, विश्व बैंक ने इस बंटवारे पर हेल्प की। और ये बंटवारे में आपने देखा कि ये जो 3 नदियां हैं, झेलम, चेनाब और ऊपर वाली हमारी रावी नदी, ठीक है, तो या सॉरी सिंधु, झेलम और चेनाब, ये तीनों नदियां हमारी हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब। तो सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी, ये 80% जल पाक यूज करेगा और 20% भारत। बाकी बची हुई नीचे की 3, रावी, व्यास और सतलज। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं कि रावी हो जाएगी और व्यास हो जाएगी और सतलज हो जाएगी। तो ये नदियां जो हैं, इसका जो 80% जल है वो भारत यूज करेगा और जो बचा हुआ 20% जल है वो पाक यूज करेगा। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन जरूर क्लियर होता है, इसको बिल्कुल मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिएगा कि ये सिंधु जल बंटवारा, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, 1960 में हुआ था। और ये जो सिंधु जल समझौता है इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। फिर उसके बाद दोस्तों ये बंटवारे में क्या कहा गया, सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% जल जो ऊपर वाली नदियां हैं इसको यूज करेगा पाकिस्तान और 20% भारत। बट की जो नीचे की नदियां थी जिसमें रावी, व्यास और सतलज आती हैं, इसका 20% पाकिस्तान और 80% भारत यूज करेगा। तो एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से भी हमारा बन सकता है, इसलिए बिल्कुल इसको और नोट करते चलिएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपको सारी नदियों के क्वेश्चन आज मैं आपको बता दूंगा इसमें से। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी नदी हमारी है तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहां पर ये हमारा पोर्शन जो आता है यूके में आता है और यूके में पोर्शन का नाम है गंगोत्री। तो दोस्तों बिल्कुल इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, गंगोत्री। और ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है हमारा हिमालय में ही है, लेकिन हिमालय की तलहटी में, और ये हमारा उत्तराखंड में होता है। तो यूके में क्या होता है कि यहां से 2 जलधाराएं दोस्तों आती हैं ऐसे और यहां देवप्रयाग में मिल जाती है, इसको हम देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग में आके दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं, ये देवप्रयाग में मिल जाती है और यही इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और ये यहां से होती हुई और फिर ये कहां गिर जाती है, आगे बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप साफ साफ यहाँ पर कि किस प्रकार से ये नदी जो है, और इसका नाम गंगा है और लगभग इसकी जो अगर हम बात करें लंबाई की तो 2500 किलोमीटर की लंबी है। तो दोस्तों गंगा जब निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, ये देवप्रयाग में आके 2 जलधाराएं मिल जाती हैं और इन 2 जलधाराओं का नाम पूछा जाता है दोस्तों। तो इनको मैं इधर बताए दे रहा हूं आपको। एक जलधारा जो होती है हमारी, जिसका नाम है, क्योंकि ये जलधाराएं बहुत कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो एक का नाम है भागीरथी और दूसरी कौन सी है, अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से क्या बनता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। यही देवप्रयाग में दोनों मिल जाती है, ये दोनों जलधाराएं हैं और ये दोनों मिलकर बनाती है गंगा। तो गंगा का नाम, यहीं से उसका गंगा नाम पड़ जाता है। क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि गंगा नाम जो है वो कहां से पड़ा, तो देवप्रयाग में इसका गंगा नाम पड़ जाता है। फिर इसके किनारे बसे शहर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बहुत जो बड़े शहर होते हैं, जैसे कानपुर हो जाता है, इलाहाबाद हो जाता है, वाराणसी हो जाता है, और फर्दर जाके वो फिर आगे बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके। लगभग 2500 किलोमीटर की है दोस्तों ये। तो इसके बाद यहाँ इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं दोस्तों, कुछ इधर सहायक नदियां भी हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये सहायक नदियां भी पूछी जाती हैं कई बार परीक्षाओं में। तो सहायक नदियां बहुत तरह की हैं, जिसमें कि आगे बिहार की तरफ फिर कोसी नदी भी मिलती है, गंडक भी होती है, घग्गर भी होती है, पुनपुन भी होती है। तो ऐसी कई नदियां हैं छोटी छोटी जो गंगा की सहायक नदियों में गिनी जाती हैं। परंतु एक नदी मुख्य तौर पर गिनी जाती है, ये नदी जो है निकलती कहाँ से, एक्चुअली में ये निकलती है हमारे हिमालय की ही तलहटी से, लेकिन यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुनोत्री ग्लेशियर, ये है यमुनोत्री, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के कारण ये नदी आकर मिलती कहां, आके इलाहाबाद में मिलती है, आके इलाहाबाद में। और इसी को हम कह देते हैं संगम दोस्तों। तो कहा जाता है इलाहाबाद संगम है।
तो ये भी प्रश्न बनता है यहाँ से कि इलाहाबाद जो संगम है उसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, क्योंकि परीक्षाओं में ये अक्सर पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों आगे आप देख लीजिएगा कि ये नदी आती है और यहाँ पर आके मिल जाती है। इसकी दो सहायक नदियां भी हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी दो सहायक नदियां कौन सी हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। एक हमारी इधर चंबल है और ये हमारी बेतवा है। तो दोस्तों इसकी चंबल और बेतवा ये दो नदियां भी पूछी जाती हैं कि किसकी सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा ये हमारी यमुना है, यमुना की सहायक नदियां हैं हमारी चंबल और बेतवा। ये दोनों यहाँ आके मिल जाती हैं और आगे जाकर ये जो बंगाल की खाड़ी में वहां गिर जाती है। तो अभी तक दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन क्लियर किए हैं, आप याद रखिएगा जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचती है बंगाल की खाड़ी में, जब बंगाल में पहुंचती इसका नाम बदल जाता है गंगा का और इसका नाम हो जाता है पद्मा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बनता है, पूछा भी जाता है कि पद्मा नाम जो है वो किसे कहां पर पड़ा, ये कैसे पड़ा। तो पद्मा नाम जो है ये बंगाल में प्रवेश करते ही इसको पद्मा कहा जाता है, इस जलधारा को। फिर आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं। तो एक ये जो मानसरोवर देख रहे हैं दोस्तों, इसी से एक नदी और निकलती है लाइक दिस, और ये इधर से प्रवेश करती है और यहां से बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी दोस्तों 2900 किलोमीटर की लमसम लंबी है और इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि यहां से निकलती है दोस्तों। और यहां पर तिब्बत में इसका एक नाम है, पूछा भी जाता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं सांगपो। तो सांगपो एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। सो बिल्कुल, और देखिए इतनी नदियां मैंने पढ़ा दी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन जरूर पूछना होगा तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकता है, अपने क्वेश्चन बता सकता है। और ये वीडियो जो है स्ट्रीमिंग होगा, आप YouTube पे भी देख सकते हैं और इसको Facebook पर भी देख सकते हैं, साथ साथ में हमारे ऑनलाइन WhatsApp एजुकेशनल ग्रुप में भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे की भी बात कर लेते हैं। तो ये आपने देखा, हम जो बताया हमने कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये भारत यहाँ प्रवेश करती है ये ब्रह्मपुत्र हो जाती है, परंतु जैसे ही ये बंगाल की तरफ आती है इसका नाम बदल जाता है और यहाँ पर ये जानी जाती है जमुना के नाम से। तो दोस्तों ये प्रश्न याद रखिएगा कि पद्मा और जमुना ये दोनों जब जलधाराएं मिल जाती है यहाँ पे, क्योंकि पद्मा होती है गंगा और जो जमुना होती है वो ब्रह्मपुत्र होती है। तो इनके दोनों के मिलने से जो बनती है उसका नाम अलग आ जाता है मेघना। दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो मिली जुली जलधारा होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये मेघना कहलाती है। तो रिमेंबर दिस थिंग, अच्छा पॉइंट है, याद करने लायक पॉइंट है। अब दोस्तों फर्दर और आगे हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए लगभग जो मैंने इधर की नदियां आपको बताई हैं अप्रोक्सीमेट आपने कवर कर ली है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हिमालय की तो आपने कवर कर ली है, प्रायद्वीपीय नदियों की भी चर्चा कर लेते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कि आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा और इधर होगा, ये इस जगह पे यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है आरावली पर्वत। ये वही आरावली पर्वत है जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है हमारे देश की, और ये पुरानी पर्वतमाला आरावली से एक नदी निकलती है और यहाँ आके विलुप्त हो जाती है। ये कच्छ के रण में, कच्छ रण में आके विलुप्त हो जाती है और ये गुजरात में आके यहाँ विलुप्त हो जाती है। इस नदी का नाम है लूनी नदी। तो दोस्तों ये तो हमारी पहली प्रायद्वीपीय नदी हुई। हिमालय का मैंने पोर्शन खत्म कर दिया है, प्रायद्वीपीय में आ गया हूँ। ये नदी हमारी पहली, कच्छ के रण में आपने देखा कि ये पहली नदी हमारी जो है लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। पूछा जाएगा प्रश्न कैसे आपसे कि आरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है। पूछा जाएगा कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है या कहाँ पे विलुप्त होती है। तो ये कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे भी हम नदी की चर्चा कर लेते हैं। इसके थोड़ा अगर आप इधर साइड में आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि एक प्लेस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियां हैं जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ पोर्शन है, छत्तीसगढ़ का ये इलाका है, पूछा भी जा सकता है अमरकंटक की पहाड़ियां। यहाँ से एक नदी दोस्तों निकलती है और ऐसे आती है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर बन गया है, मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ दोस्तों लाइक दिस। तो यहाँ पर पोर्शन आता है ये, तो यहाँ से ये नदी निकलती है और यहाँ आके कहाँ गिर जाती है, इधर अरब सागर में। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी दोस्तों, नर्मदा नदी। इसी के एक साथ साथ में पैरेलल और जलधारा चलती है, परंतु वो भी आके यहीं जो है अरब सागर में गिर जाती है। इसकी एक जलधारा जो है कोलैप्स भी कभी कभी होती है बीच बीच में, समय मौसम जब बारिश के मौसम आते हैं तो ये कोलैप्स हो जाती है। बीच में यहाँ पर एक पहाड़ियां भी पाई जाती हैं दोस्तों, इन पहाड़ियों का नाम है सतपुड़ा की पहाड़ियां। ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा की पहाड़ियां तो नर्मदा, और ये जो नदी है इसको हम कहते हैं ताप्ती।
तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो पहाड़ियां हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से। एक प्रश्न तो ये मोटा मोटा बनता है कि सारी नदियां जो है लगभग हमारी जो भी हिमालयी नदियां हैं वो हमारी इसमें गिरती है जाके बंगाल की खाड़ी में, लगभग नदियां। लेकिन ये दो ऐसी मेन नदियां हैं जो बड़ी नदी मानी जाती है, नर्मदा और ताप्ती, दोनों हमारी अरब सागर में आके गिरती है। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक इसकी एक नदी जो है दोस्तों यहां से होती हुई इधर से होती हुई ये यहां बंगाल की खाड़ी में ये भी समाहित हो जाती है, इधर भी ये भी गिर जाती है। और इस नदी को हम जानते हैं महानदी के नाम से। ये महानदी है और इसी महानदी पर उड़ीसा एक स्थान पड़ता है, उड़ीसा राज्य पड़ता है, उड़ीसा से होते हुए जाती है। और उसी उड़ीसा पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। ये पूछा जाता है कि भारत का बड़ा बांध सबसे ये हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो महानदी पर बना है, उड़ीसा में अवस्थित है। ये एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है। इसकी एक जलधारा और अमरकंटक से निकलती है और ये जलधारा जाके जो है गंगा में मिल जाती है। इसको हम कहते हैं सोन जलधारा या सोन नदी कहा जाता है इसको शॉर्ट में। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है मैप में शायद सारी चीजें ना क्लियर हो पाए, लेकिन जो प्रश्न है वो आप अपने नोट करते चलिएगा, बनाते चलिएगा एक एक करके। तो 2-4 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल कायदे से क्लियर हो जाएगी आपकी चीजें और आप इसको समझ भी पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेस है जिसका नाम है नासिक। नासिक से एक नदी निकलती है और ये नदी जाकर जो है हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का नाम है हमारी गोदावरी। गोदावरी, इसी गोदावरी को दोस्तों हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दक्षिण में क्या है, ये गंगा की तरह ही पूजी जाती है। जैसे उत्तर में हमारी ये पूजी जाती है गंगा, वैसे दक्षिण में हमारी गोदावरी पूजी जाती है, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, बूढ़ी गंगा भी इसको हम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और प्रश्न बनता है यहाँ से जो है एक कृष्णा नदी भी जो होती है ये भी हमारी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से। अब दोस्तों एक जो मेन प्रश्न छूटा हुआ हमारा यहाँ से है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियां यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं दोस्तों, इसी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर। और ये जो डेल्टा बनता है इसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा का मतलब समझिएगा दोस्तों, सुंदरवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक पौधे, कुछ ऐसे प्रजातियां हैं पौधे झाड़ियों की जो यहाँ पर पाई जाती हैं और चारों तरफ वो पौधे ज्यादा पाए जाने की वजह से इसे जो है सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो दोस्तों लगभग मैंने प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई प्रश्न छूट जाता है, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो इस नदियों से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछ सकता है। तो दोस्तों मेन पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। फर्दर थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारे चैनल के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। इससे क्या है कि आपको अगर मटेरियल पसंद आता है तो बिल्कुल हमें और प्रोत्साहन मिलेगा आपकी शेयर करने से, आपकी कमेंट करने से। सो दोस्तों एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो भी दोस्त हमारे पीडीएफ फाइल्स चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप की। वहां पर उनको ये सारा मटेरियल जो होता है, कोई भी मटेरियल हमारा, क्योंकि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं उसमें टेट की है, सीटेट की है, पीजीटी की है, एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, और साथ साथ में हमारी संविदा शिक्षक की भर्तियां तथा जितनी भी तरह की भर्तियां हैं वो सारी वैकेंसी हमारे यहाँ पर चल रही क्लासेस में। सो दोस्तों आप बिल्कुल अगर विजिट करना चाहें तो विजिट कर सकते हैं हमारे क्लासेस को, और अगर आप विजिट नहीं कर पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। साथ साथ में अगर आप रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। लास्ट में, और हाँ, मैं जो डिस्क्रिप्शन में नंबर जरूर दे रहा हूं अपना, और डिस्क्रिप्शन में आप नंबर वहां से ले सकते हैं, और पिछले वीडियोस देखने के लिए इसके जो मैं दे चुका हूं यूट्यूब में आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, शुभ रात्रि सभी को, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।